गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़गोतिया और मैं आपको 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है, जो फर्स्ट चैप्टर में ले रही हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका द लिविंग वर्ल्ड है। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्ल्ड जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में जानते हैं, पर सिर्फ हम लिविंग थिंग्स के बारे में नहीं जानते हैं, हमको इसको नॉन लिविंग थिंग्स से भी कनेक्ट करना होता है। क्यों कनेक्ट करना होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम लिविंग थिंग्स की क्वालिटी के बारे में या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्टार्टिंग से ही आप ये चीजें पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि आप अब 11th में हो, हायर क्लासेस में आ गए हो, आपको ये चीजें पहले से ही पता है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं जैसे टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, ये सभी ये एग्जांपल के तौर पे हम पढ़ते हैं। और लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनमें कौन आते हैं? सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं। जो क्यों आते हैं? क्योंकि वो सभी ग्रो करते हैं। हम एक नेचुरली अगर उनके कुछ प्रोसेसेस देखते हैं, जैसे कि वो सभी ग्रो करते हैं, वो सभी जो होते हैं रेस्पिरेशन करते हैं, उन सब में जो होता है रिप्रोडक्शन होता है, तो इस तरह की जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं वो सब हम उनमें देखते हैं। तो यहाँ पर हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं या डिफरेंशिएट इनको कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर है एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो पार्ट फर्स्ट। तो हम पढ़ रहे थे लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि ये कंप्लीट वर्ल्ड है। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है। लिविंग थिंग्स में कौन कौन आ गए? सारे किंगडम्स आ जाते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे प्लांट्स हो, ये सभी जो आते हैं वो सब किसमें आते हैं? लिविंग थिंग्स में। पर ये जो चैप्टर है वो आपका इस चीज पर बेस्ड है कि जो जितने भी लिविंग थिंग्स है उनमें क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे कि हम उनको लिविंग बोल रहे हैं। ये कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है कि कहाँ से ये सब चीजें स्टार्ट हुई है। आगे आप ये चीजें पढ़ोगे। 12th क्लास में आपको एक चैप्टर है जिसमें कि कंप्लीट यूनिवर्स या कंप्लीट लाइफ की स्टार्टिंग की स्टडीज आपको करनी है कि लाइफ कैसे बनी। फिर भी मैं आपको कुछ पोर्शन यहाँ पर बता देती हूँ। आप सभी को ये चीजें पता होगी कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो सन के एक पार्ट के अलग होने के कारण हुआ है। सन क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिक्सचर है। वो बहुत ज्यादा फायर से रिलेटेड है, मतलब उसमें जो बहुत ज्यादा फायर है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वो कैसा दिखता है? बहुत ज्यादा रेड दिखता है। उससे जब एक पार्ट अलग हुआ तो जब धीमे धीमे वो पार्ट ठंडा होता गया, बहुत ज्यादा कूल होता गया, तो उसके कारण किसका फॉर्मेशन हुआ? अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अब अर्थ क्या थी? जो हैवी मेटल्स थे वो अंदर चले गए और जो लाइट मेटल्स थी वो ऊपर गई और बाकी ने एटमॉस्फेयर बनाया। जो लाइट और ज्यादा लाइट गैसेस थी उन्होंने एटमॉस्फेयर बनाया। फिर लाइफ की स्टार्टिंग हुई, वाटर बना, ऑक्सीजन बनी, उसके बाद लाइफ बनी। लाइफ में सबसे पहले आने वाले ऑर्गेनिजम्स जैसे कोए सर्वेंट्स थे, है ना। फिर उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स बने जैसे वायरस बने, बैक्टीरियाज बने, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बने, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जैसे इनवर्टिब्रेट्स बने, फिर वर्टिब्रेट्स बने। देन आफ्टर दैट एक लॉन्ग पीरियड के बाद जो है ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन हुआ है। सेम एज ट्रीज में भी हुआ है। तो ये जो लाइफ है, इस लाइफ के अगर डीप में हम जाते हैं तो ये बहुत ही टिपिकल टास्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑर्गेनिजम्स का जो फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन की प्रोसेस तो हमको पढ़ना ही है, बट हमको ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो नेचर से कैसे कनेक्ट है, उनको क्यों हम नेचुरल बोल रहे हैं, क्यों वो नेचर से कनेक्ट होते हैं। तो ये बायोलॉजी का एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको भी इंटरेस्ट आएगा। लेट्स बी स्टार्टेड। इसका हम सबसे पहले सिनॉप्सिस देख लेते हैं कि हमको कौन कौन से पॉइंट्स जो है आज क्लियर करना है। ठीक है, व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? फिर है द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इनका डिफरेंशिएट हम इसको करेंगे कि क्या होता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ, एजिंग एंड डेथ। यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ है उसके डिफरेंट पार्ट्स मैंने दिए हैं, जैसे एडप्टेशन आ गया, मूवमेंट आ गया, इरिटेबिलिटी आ गई, एनर्जी है, ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम है, होमियोस्टेसिस है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। ये जितनी भी थिंग्स मैंने आपको लिखी है बोर्ड पर, ये सारी थिंग्स ही बताती है कि जो
हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या है? लाइफ मैंने आपको बता दी कि ये एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है कि लाइफ क्या होती है। हम लाइफ को कैसे बताते हैं? ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स या ऐसे सभी प्लांट जो बर्थ लेते हैं, बर्थ लेने के बाद एक अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल करते हैं या लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। पर इस लाइफ साइकिल के जो लॉन्ग पीरियड में वो क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें करते हैं। जब उनका बर्थ होता है, धीरे धीरे वो चलना सीखते हैं, कॉग्निशन उनका आता है, वो बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, लोगों को पहचानना सीखते हैं, उनके फूड का डाइजेशन होता है, उनमें रेस्पिरेशन होता है, उनमें मूवमेंट होती है, वो और लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी बातचीत का कोऑर्डिनेशन होता है, बाय ब्रेन होता है। तो ये सब चीजें हम, ये बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं। तो लाइफ जो होती है वो यही होती है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी कंप्लीट लाइफ को सरवाइव करता है और एनर्जी को लेता है, कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, क्योंकि हम भी एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है। हमारा जो कंप्लीट बायोस्फीयर है या हमारा जो कंप्लीट देखा जाए तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर से हम जो चीजें लेते हैं वो चीजें रिटर्न भी करते हैं। तो इन चीजों का जो लेन देन होता है, गिव एंड टेक जो पॉलिसी होती है, तो ये इस तरह की पॉलिसी जो होती है हमारी लाइफ को बनाए रखती है। तो यही लाइफ है। जो हमारा नेचर से जो कोऑर्डिनेशन होता है, इसी को हम लाइफ कहते हैं। अब वो कोऑर्डिनेशन फूड का होता है, एनर्जी का होता है, रहने का होता है, क्योंकि हमें शेल्टर भी मिलता है, हमको रहने के लिए जगह भी मिलती है। तो इस तरह से जो होती है हमारी लाइफ जो होती है वो मेंटेन होती है और एक कंप्लीट साइकिल करने के बाद आफ्टर दैट हमारी डेथ हो जाती है। तो हम वो एनर्जी जो हमने यहाँ से ली थी वो एनर्जी हम वापस रिलीज कर देते हैं। तो ये जो एक कंप्लीट साइकिल चलता रहता है, इस कंप्लीट साइकिल को ही हम लाइफ बोलते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अब यहाँ पर ये चीज क्यों आई है? लाइफ के बाद ये चीज क्यों आई है? ये इसलिए आई है कि चूंकि जो नेचर है उस नेचर में दोनों थिंग्स प्रेजेंट है, लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट है और नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट है। नॉन लिविंग थिंग्स का मीनिंग ये होता है ऐसे थिंग्स जो हमने बनाए, हो सकता है वो मैन मेड सोर्सेज भी हो। तो ऐसे सोर्सेज जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है पर वो नेचर ने हमको नहीं दिए हैं, वो क्या है? वो हमने बनाए हैं। बट हम टोटली डिपेंडेंट है उन थिंग्स पर। अब वो थिंग्स कुछ भी हो सकती है। आप ये चीज मुझे बताना जरूर क्वेश्चन के आंसर में कि नॉन लिविंग थिंग्स में हम किसको कैटेगराइज्ड करते हैं, मतलब किनको हम रखते हैं। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स तो मैं आपको बताती हूँ कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं, वो हम डिफरेंसेस बताते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पर हम डिफरेंस करते हैं कि ये हो गए लिविंग थिंग्स, ये हो गए नॉन लिविंग थिंग्स। अब फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस है। लिविंग मतलब कि जो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, नॉन लिविंग जो अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं करते हैं। तो पहला अगर देखें तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। ये सब आपको पता ही होगा कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें सेल्स प्रेजेंट होती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स में सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, उनकी बॉडी किसी सेल से मिलकर नहीं बनी होती। ये सब आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपको रिकॉल करती हूँ। ठीक है, सेकेंड जो होता है जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें मूवमेंट होता है, बट दे कांट मूवमेंट। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो मूवमेंट नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग, हम चल सकते हैं और ऑर्गेनिज्म से वो भी चल सकते हैं, वो भी मूवमेंट करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स में मूवमेंट नहीं होता है। और लाइफ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उसमें सेल्स होती है लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। और अगर सेल्स है तो प्रोटोप्लाज्म भी होगा, जो कि हमारा बेसिक पार्ट है लाइफ का, क्योंकि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो किसमें होता है? लिविंग थिंग्स में होता है, पर नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। तो एक पॉइंट हम लोग एक्स्ट्रा कर देते हैं, प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो लिविंग थिंग में प्रेजेंट होता है पर नॉन लिविंग थिंग में एब्सेंट होता है। और भी बहुत सारे पार्ट है। अगर लिविंग थिंग की हम बात करें तो उनमें डाइजेशन होता है, मतलब कि उनमें इंटेक पॉलिसी होती है फूड की, पर नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं वो फूड नहीं लेते हैं, फूड का डाइजेशन नहीं करते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बाहर से सोर्सेज से एनर्जी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सनलाइट भी लेते हैं, सारी चीजें लेते हैं। पर नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं बाहरी जितने भी सोर्स होते हैं एनर्जी के वो नहीं लेते हैं, मतलब उन सोर्सेज से एनर्जी नहीं यूज करते।
जितने भी लिविंग थिंग्स है उनमें रिप्रोडक्शन होता है, वो अपने ही जैसे चाइल्ड को बर्थ देते हैं। पर नॉन लिविंग थिंग्स में ये प्रोसेस नहीं होती, वो अपने जैसे चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकते। जितने भी लिविंग थिंग्स है उनमें एडेप्टेशन होता है। एडेप्टेशन मतलब अगर वो किसी नेचर में जाते हैं, कहीं और एटमॉस्फेयर में जाते हैं, अगर वेदर का चेंज है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। पर नॉन लिविंग थिंग में ये चीज नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मेटाबॉलिज्म होता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि अगर वो फूड लेते हैं तो उस फूड का डाइजेशन करके वो उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे ही छोटे मॉलिक्यूल्स उनकी बॉडी में जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो इस तरह का जो मेटाबॉलिज्म है वो होता है, पर नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं होता। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, आप इसको नोट करना ताकि आपको ये डिफरेंस, एक क्वेश्चन आपका ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या होता है, होमियोस्टेसिस होता है। होमियोस्टेसिस का मतलब ये होता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है उन लिविंग थिंग्स के बॉडी का टेम्परेचर वो खुद मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो ठंड हो जाती है तो ठंड में हम क्या करते हैं, स्वेटर्स वगैरह पहन लेते हैं। तो इस तरह से वो मेंटेन कर लेते हैं। पर क्या नॉन लिविंग थिंग ये मेंटेन करते हैं? नहीं करते हैं। तो इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग्स है। और भी है जैसे कि सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव का मतलब ये होता है कि अपनी जो कंप्लीट लाइफ होती है उसमें वो जीवन अपना जीते हैं। चाइल्ड स्टेज में होते हैं, जब बर्थ होता है उनका, फिर चाइल्ड स्टेज में आते हैं, एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, एडल्टहुड में कन्वर्ट होते हैं, आफ्टर डेथ उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से वो एक कंप्लीट साइकिल अपनी लाइफ का करते हैं। तो मतलब वो सर्वाइव भी करते हैं, जीवन जीते हैं, जीवन से संघर्ष करते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो कंपटीशन करते हैं। ये एनिमल्स में भी हम देखते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं अपने रहने के लिए दूसरे एनिमल्स से कंपटीशन करते हैं, वो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से जो होता है उनमें सर्वाइवल करने के लिए कंपटीशन भी होता है, तभी तो हमारी लाइफ बनी रहेगी। अगर लाइफ को अल्टरनेट करना है या लाइफ को आगे बनाए रखना है तो ये चीजें हमें होनी चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जैसे ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम भी उनमें होता है। जितने भी लिविंग थिंग है वो क्या करते हैं, उनमें ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम का मतलब ये होता है कि वो जितने भी बाहरी एनर्जी के सोर्स है उससे एनर्जी गेन करते हैं। पर जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो एनर्जी गेन नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजें जो है वो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंस याद होना चाहिए। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है कि लाइफ क्या होती है, दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इनमें हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। और जो पॉइंट्स है वो आपको कमेंट करके बताना है कि और कौन से चीजें होती हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट करती है। जैसे कि वो ग्रोथ, लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, उनमें वो अपने फूड का इंटेक करते हैं, उनमें एक हायर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, मतलब जो फूड को लेते हैं उसको रिलीज भी करते हैं, उनमें ऑक्सीजन कंजप्शन होता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं। पर जितनी भी चीजें हम लिविंग थिंग्स में पढ़ते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। जैसे कि ना ही वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी जैसी जनरेशन नहीं देते हैं, ना ही वो ऑक्सीजन लेते हैं एटमोस्फियर से और CO2 को रिलीज करते हैं, ना ही उनकी ग्रोथ होती है, ना ही वो बड़े होते हैं, ना ही वो सर्वाइव करते हैं। उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि मूवमेंट उनमें नहीं होती है, उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवाइड नहीं होती है, उनकी बर्थ नहीं होती, उनकी डेथ नहीं होती, वो कंप्लीटली ऐसे के वैसे ही बने रहते हैं। तो इस तरह की थिंग्स को हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, अगर आप इसको लिखेंगे तो 10 से 15 पॉइंट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बिकॉज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन लेवल अगर हमको समझ में नहीं आएगा तो हम जान ही नहीं सकते कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, कि स्टार्टिंग ऑफ लाइफ क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये यहाँ से मैं हटा देती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल एक ही बात है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल में ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल मतलब कि ऑर्गेनाइज होना, जो लिविंग थिंग्स है उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, वो बनी कैसे, और मॉलिक्यूलर लेवल मतलब कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स है एक्चुअली कॉमन भी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो नीचे से मैं स्टार्ट करती हूँ, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिज्म की जो स्टार्टिंग हुई है वो हुई है एटम से, जिसको हम बोलते हैं एटम। एटम आपको सभी को पता है
कि हमारी लाइफ की या एवरी ऑर्गेनिजम्स की, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स की जो माइन्यूट यूनिट होती है वो होती है एटम, क्योंकि एटम को हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एटम इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। जब एटम्स जो होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम जुड़ते हैं तो वो एटम्स क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। या आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अणु होते हैं। इट मींस जब एटम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल किसी के भी हो सकते हैं, जैसे सॉलिड के हो सकते हैं, लिक्विड के हो सकते हैं, गैस के हो सकते हैं, ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स सेल ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब ये होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, प्लास्टिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सभी चीजें अगर हम अलग अलग पढ़ते हैं तो इन सभी को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जब सेल ऑर्गेनेल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एक सेल, ठीक है, सेल बोलते हैं। जब सेल्स आपस में जुड़ जाती है तो वो बनाती है टिश्यू, और जब टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन अगर आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक तरह से हमारी पूरी बॉडी बन जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। और जिस लेयर में हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो इससे आपको डिफाइन हो जाएगा कि जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, या जितने भी एटम्स हैं, वो एटम्स अगर जुड़े तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। मॉलिक्यूल्स जुड़कर सेल ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स आपस में जुड़कर सेल बनाते हैं, और सेल जो होती है वो टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज जो होते हैं वो जुड़कर ऑर्गन्स, जैसे ऑर्गन में क्या क्या आ गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गए, उसके अलावा लीवर हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, हमारा स्केलेटल सिस्टम हो गया हमारा, ये सारी चीजें जो होती है वो बनाते हैं। फिर इससे बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हमारा डाइजेशन, डाइजेशन जो होता है वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के थ्रू होता है। वो ऑर्गन्स जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो बनाता है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। वैसे ही जो ब्लड हमारा सर्कुलेट होता है तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बनाता है। एक्सक्रीशन जो होता है हमारा किडनी के थ्रू होता है, डक्ट के थ्रू होता है ना, तो वो बनाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं जब आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम से किसका फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारा, ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स कहाँ होते हैं, बायोस्फीयर में। अब बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, अर्थ का, जैसे अर्थ के अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अर्थ का वो वाला पार्ट जिस पर कि हम रहते हैं, या जिस पर कि प्लांट ग्रो करते हैं, जिस पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, जो जहाँ पर रहते हैं अर्थ के, उस पार्ट को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। वहां से हम एनर्जी का लेन देन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल है कि हमारा फॉर्मेशन कैसे, और मॉलिक्यूलर लेवल भी यही है। मॉलिक्यूलर लेवल पे यही है कि एटम्स बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से और भी अगर हम डीप में जाए तो जैसे मैटर बनते हैं। मैटर में क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया। और भी होती है, जैसे प्लाज्मा स्टेज होती है मैटर की, एक स्टेज जैसे BIS होती है ना, बोस आइंस्टीन स्टेज भी हम उसको बोलते हैं। तो इस तरह की जो स्टेजेस होती हैं तो उस स्टेजेस के थ्रू और भी मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, जैसे प्रोटीन मिलता है हमारी बॉडी को। अगर हम देखें तो उसमें प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टेरॉइड्स है ना, फैट है, फैटी एसिड्स है, शुगर है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनने मिलकर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करा है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारा जो ऑर्गन्स बने हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हुई है, हमारी कंप्लीट जो लाइफ बनी है वो कैसे बनी है, तो उसके लिए हम ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, इसके बाद जो है, ये मैंने आपको बता दिया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ मतलब कि कहाँ से मॉलिक्यूल्स का बनना स्टार्ट हुआ, मैंने आपको बता दिया है कि एटम, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेल्स ये बने, ठीक है। अब आते हैं एजिंग एंड डेथ। जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ की बहुत एक कंप्लीट लाइफ कर लेता है, पर मैं इससे एक चीज और, हाँ सॉरी, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ में ये कुछ पॉइंट्स हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि जितना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ मतलब कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है,
तो उसकी लाइफ में सरवाइव करने के टाइम पे बहुत सारी चीजों को वो देखता है, मतलब नेचर से वो कैसे कनेक्ट होता है या नेचर से किन चीजों का लेन देन करता है ना, इंटेक करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स एडेप्टेशन करते हैं। एडेप्टेशन का मीनिंग क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कैक्टस। कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि जनरली अगर देखें तो स्पाइन्स होते हैं, उसकी जो लीफ होती है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये एक तरह का मॉडिफिकेशन है। जैसे कि कैमल, कैमल में भी मॉडिफिकेशन होता है क्योंकि वो डेजर्ट एरिया में रहता है, तो डेजर्ट एरिया में रहने के लिए उसको क्या मॉडिफिकेशन करना होता है उसकी जो आईज होती है उस आईज पर आपने देखा होगा उसकी जो पलकें होती है, आईलिड्स होती है वो लॉन्ग होती है, उसकी स्किन बहुत थिक होती है, तो ये एक मॉडिफिकेशन है। वैसे ही मॉलिक्यूलर लेवल में मूवमेंट आती है। मूवमेंट मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, बट इसका एक एक्सेप्टेशन है, वो है प्लांट्स। प्लांट्स में कभी भी मूवमेंट नहीं होता है, प्लांट्स कभी भी मूवमेंट नहीं करते, पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मूवमेंट के लिए मूवमेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मीनिंग, इरिटेबिलिटी एक्चुअली जो इससे ही रिलेटेड होती है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी गति होती है, ठीक है। फिर आता है एनर्जी। एनर्जी का एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपने आप को सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो वो वर्क नहीं करेंगे, उनकी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सन एक सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या इससे सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो प्लांट्स होते हैं वो एनर्जी लेते हैं कहाँ से, सन से लेते हैं, और फिर उन प्लांट्स को जो फर्स्ट लेवल के ऑर्गेनिजम्स खाते हैं तो वो एनर्जी उनमें ट्रांसफर होती है, फिर सेकंड लेवल थर्ड लेवल तक वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। पर थर्मोडायनेमिक्स के रूल के थ्रू थर्ड जो रूल है वो ये कहता है कि जैसे जैसे आगे एनर्जी जाती है वैसे वैसे उसके जो एक तरह से वो कम होती जाती है, उसका परसेंटेज जो होता है वो कम होता है, तो लास्ट में जो एनर्जी हम एटमॉस्फेयर में देते हैं वो बहुत ही कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी प्लांट्स ने ली थी वो 100% थी, पर जब वो देते हैं तो उसका 10% ही दे पाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम जो एनर्जी लेते हैं एटमॉस्फेयर से वो हमको देनी भी होती है, पर हम उसको बहुत ही कम देते हैं। फिर ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम। ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ओपन सिस्टम किन में होता है, ओपन सिस्टम होता है लिविंग थिंग्स में, क्लोज्ड सिस्टम होता है नॉन लिविंग थिंग्स में। जब भी कोई ऑर्गेनिजम्स अगर एनर्जी का या फूड का या किसी और सोर्स के लिए एटमॉस्फेयर या नेचर पर डिपेंड करता है तो उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, वो ओपन सिस्टम में आता है, ठीक है। क्लोज्ड सिस्टम में ऐसे ऑर्गेनिजम्स, खैर ऑर्गेनिज्म तो इसमें आते ही नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, एनर्जी का इंटेक करते ही नहीं है, तो एनर्जी अगर वो नहीं लेते तो वो आते हैं क्लोज्ड सिस्टम में। गॉट इट। होम्योस्टेसिस मैंने बता दिया था कि होम्योस्टेसिस क्या होता है कि अगर वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर तो उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। फिर आता है मेटाबॉलिज्म। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग है उनमें मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि प्रोटीन, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन की माइन्यूट यूनिट होती है अमीनो एसिड। तो अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो हमारी सेल जो होती है, प्रोटीन चूंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब कि एक तरह से लार्ज मॉलिक्यूल है, तो उस लार्ज मॉलिक्यूल को हमारी सेल कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना होता है। तो जब हमारे फूड का डाइजेशन होता है तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो जब वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है तो हमारी सेल जो होती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, एब्जॉर्ब करती है। तो इस तरह से जो होता है इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। वैसे ही जो हमारे अंदर जो स्मॉल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लार्ज न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। रिप्रोडक्शन, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है, वो अपने ही जैसे जनरेशन को डेवलप करते हैं, बनाते हैं। अगर वो नहीं करेंगे ऐसा तो लाइफ कभी नहीं बनी रह सकती, लाइफ कब से ही खत्म हो जाती, होती ही नहीं। तो इसीलिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है ताकि वो अपने जैसे चाइल्ड को बर्थ दे सके। प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स में जो
आपने देखा होगा कि हम जितने भी प्लांट्स होते हैं उससे हमको सीड मिलते हैं, वो सीड को हम क्या करते हैं, अगर सॉइल में डालते हैं तो उससे नया प्लांट डेवलप होता है। अगर हम इस नया प्लांट डेवलप करना होता है तो या तो हम इस तरह से कर लेते हैं या ग्राफ्टिंग कर देते हैं पौधों की। तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू की प्लांट्स भी जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाइवल। एवरी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनके लाइफ का जो होगा अस्तित्व ही नहीं होगा, वो कब से ही एंड हो जाएगी। तो उनको सर्वाइव करना पड़ता है, तो कंपटीशन भी बहुत होता है। उनको अपना जीवन यापन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, और ये सारी चीजें जो होती है कहाँ से मिलती है, उनको नेचर से मिलती है। अगर वो नेचर से इंटेक नहीं करेंगे तो वो सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। तो उनको हर जगह एक तरह से कंपटीशन करना पड़ता है, उनको फूड के लिए कंपटीशन करना पड़ता है, उनको रिप्रोडक्शन के लिए कंपटीशन करना पड़ता है, उनको शेल्टर के लिए कंपटीशन करना पड़ता है ना। तो हर तरह का कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में जो जीतता है वही सर्वाइव कर पाता है, और जो हार जाता है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है एजिंग एंड डेथ। एजिंग एंड डेथ का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होता है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक चाइल्ड के फॉर्म में बर्थ लेते हैं। बर्थ लेने के बाद क्या होता है, उनमें हम बहुत सारे प्रोसेसेस देखते हैं। आपके घर में भी अगर कोई बेबी होगा तो आप उसकी प्रोसेस देखोगे कि वो क्या करता है, धीमे 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 अपने हाथ पैर मूव करता है, फिर बढ़ता है आगे, है ना। तो एक समय ऐसा आता है कि जब वो यंग स्टेज में आता है, तो यंग स्टेज तक उसकी बहुत सारी प्रोसेस बढ़ती है, उसका कॉग्निशन मतलब दिमाग तेज हो जाता है, वो सोचने समझने की उसकी पावर आ जाती है, वो फिजिकली भी अच्छा फिट होता है, उसका ऑक्सीजन कंजप्शन, उसका फूड कंजप्शन बहुत अच्छा होता है, हर चीज में उसका अच्छा हो जाता है। पर एक एज ऐसी आती है जैसे 30 की एज तक ये चीजें बढ़ती है, पर आफ्टर 30 की एज के बाद एजिंग स्टार्ट होती है। एजिंग स्टार्ट का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीजें कम होती है, जैसे ना तो उसकी हाइट बढ़ती है, हेल्थ भी थोड़ी कम होने लगती है, स्किन जो होती है उसमें झुर्रियां आने लगती है, ऑक्सीजन का इंटेक कम होता है, फूड का इंटेक कम होता है, हार्ट बीट थोड़ी कम हो जाती है, डाइजेशन भी उसका थोड़ा कम होने लगता है। तो एक एज तक जो होता है कर्व सीधा बढ़ता है, और एक एज के बाद ये कर्व जो होता है वो नीचे की तरफ आता है। तो उसी को हम एजिंग कहते हैं, हर प्रोसेस का बढ़ना और एक समय के बाद उसका कम होना। धीमे धीमे जब ये प्रोसेस कम होती जाती है, तो कम होने के बाद क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि ये प्रोसेस सभी खत्म हो जाती है। वैसे रिप्रोडक्शन भी बढ़ता है, रिप्रोडक्शन कम होता है। तो एट लास्ट अगर हम देखें तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, तो डेथ हो जाती है, उसकी सारी चीजें जो होती है वो एंड होती है, उसका रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है, उसका हार्ट काम करना बंद करता है, उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, उसके हाथ पैर की मूवमेंट खत्म हो जाती है। तो जो सडन जो डेथ होती है इसको हम नेचुरल डेथ बोलते हैं, जो किसी बिना किसी डिसीज के अगर होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है एक्सीडेंटल भी हो जाती है। तो डेथ जो होती है वो नेचुरल भी हो सकती है, एक्सीडेंटल भी हो सकती है। तो ये जो लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वही कि कोई बर्थ अगर लेता है तो उसमें एजिंग भी होगी और उसकी डेथ भी होगी। तो यहाँ पर ये क्या होता है, बर्थ से लेकर डेथ तक की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं सर्वाइव करना। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल जो होता है वो इसी पर डिपेंड करता है। तो आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे होंगे, आए तो आपको समझ में आ गए होंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। ये इतना श्रिंक होके ये चैप्टर नहीं होगा, ये चैप्टर और भी है जो मैं आपको आगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट फर्स्ट है ये, मैं सेकेंड पार्ट में आपको इसके आगे की जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्क्राइब करूंगी। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि लाइफ क्या होती है, लाइफ कैसे स्टार्ट हुई है, फिर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंशिएशन होता है, ये कैसे अलग होते हैं एक दूसरे से, ऑर्गेनाइजेशन हमारी बॉडी का क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है या जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी कैसे बनती है। ठीक है, देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, अगर ये सारी चीजें होती हैं तो ही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ है। फिर एजिंग और डेथ क्या होती है, मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू भी बता दिया है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ या हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है। एटम है, मॉलिक्यूल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर दैट बायोस्फीयर। तो ये आपको मैंने पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, आपको ये पूरा लर्न करना है। और मैंने आगे जो है मैं इसका आगे वाला पोर्शन जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, जहाँ पर आपका बायोडाइवर्सिटी आता है।
थैंक यू।